गुड मॉर्निंग। तो आज हमें दो टॉपिक करने हैं मास्टर क्लास में ना। एक टॉपिक पॉलिटी का है और एक इंटरनेशनल रिलेशन का है। तो चर्चा कर लेते हैं, कौन सा पहले कर लें बताएं, कोई भी है? पहले पॉलिटी कर लें। पॉलिटी का एक क्वेश्चन है जो अभी आपने देखा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज थे, उनको लेकर के एक रिमूवल प्रोसेस का संकल्प लाया गया था। तो मैंने रिमूवल प्रोसेस का क्या प्रक्रिया है सोचा उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? तो रिमूवल प्रोसेस तो दोनों का एक जैसा है, थोड़े से डिफरेंस हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो पूरी प्रक्रिया को ही हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरीके से काम होता है। तो टॉपिक पहले बनाते हैं हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पदमुक्ति प्रक्रिया। सामान्य तौर पर इसको भी महाभियोग कह देते हैं, इम्पीचमेंट, लेकिन टेक्निकल वर्ड्स इनके लिए इम्पीचमेंट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि टेक्निकली ऑन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पीचमेंट का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए होता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 61 में ही इम्पीचमेंट वर्ड का यूज किया गया है। तो न्यायाधीशों को हटाने के लिए हम पदमुक्ति प्रक्रिया कहें या रिमूवल प्रोसेस इसको कहते हैं, इसलिए महाअभियोग शब्द का प्रयोग करना उतना उचित नहीं होगा। तो पहले हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस प्रक्रिया में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, और फिर हम देख लेंगे वैधानिक प्रावधान क्या है, फिर व्यवहार में स्थिति क्या है, मतलब कितने लोगों के लिए रिमूवल प्रोसेस लाया गया है और कितने लोगों के लिए पारित हो पाया या नहीं हो पाया। इसके बाद रिमूवल प्रोसेस को लेकर के न्यायपालिका ने क्या क्या कहा है, तो न्यायपालिकीय प्रावधान, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब पूरे रिमूवल प्रोसेस को हम 4 पार्ट में बांट लें, जिससे क्या होगा कि हमें कोई आंसर बनाना होगा अगर, तो वो आंसर हमारा स्मूथली बन जाएगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 124(4) 3 प्रोविजन है बेसिकली यहां पर। एक तो आर्टिकल 124 सेक्शन 4 है, और एक आपका 117 और एक 118 है। यहां पर एक प्रोविजन और है 124 सेक्शन 5। तो ये 4 प्रोविजन यहां पर हो जाते हैं, ये 217, 217, 218। अब 4 प्रोविजन में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान वो 124(4) और 124(5) है। 124(4) कहता है कि किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए एक संकल्प प्रस्ताव पारित किया जाएगा, और ये संकल्प प्रस्ताव संसद के दोनों सदन पारित करेंगे। इस संकल्प प्रस्ताव को पारित करने का अधिकार, इसे पारित करने का अधिकार दिया गया आर्टिकल 124 सेक्शन 5 से संसद को। ये संसद इसे पारित करेगी, मतलब जो प्रपोजल, रेजोल्यूशन प्रपोजल बनाया जाएगा वो बनाएगा पार्लियामेंट हाउस। अब यहां बात आती है कि 2 शब्द का प्रयोग किया गया है, एक तो संकल्प है और एक प्रस्ताव है। इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। संकल्प का मतलब होता है कि कोई प्रक्रिया चल रही है और उसे हमें बदलना है,
रेजोल्यूशन, जैसे आप सभी लोग रेजोल्यूशन लेते होंगे ना कि इस दिवाली के बाद हम या इस फेस्टिवल के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, अब मैं कसम खाता हूं कि अब मैं ये नहीं करूंगा, तो वो संकल्प हो गया। तो कसम कहां खाएंगे हम, जो हम पहले कर रहे थे, अब हम वो नहीं लेंगे। लेकिन प्रपोजल का मतलब होता है कि हम किसी चीज को शुरू करें, ठीक है। तो संकल्प और प्रस्ताव, प्रस्ताव शुरू करने के लिए होता है और संकल्प चल रही प्रक्रिया को रोकने या बदलने के लिए है। तो यहां पर देखिए, जैसे न्यायाधीश है, जो न्यायाधीश है उसे हटाने का हम संकल्प लेते हैं। कैसे हटाएंगे उसके लिए हम एक प्रस्ताव लेकर के आएंगे, ठीक है ना। शुरू करने के लिए हम प्रस्ताव शब्द का प्रयोग करते हैं और इसे चल रही प्रक्रिया को रोकने के लिए हम रेजोल्यूशन शब्द का। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 124 क्लॉज 4 कहता है कि अगर कोई संकल्प प्रस्ताव लाना है किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए, तो इसके दो आधार होने चाहिए। एक तो साबित कदाचार और एक असमर्थता। इन दो तरीके से हम ला सकते हैं। यहां पर अगर आप राष्ट्रपति को देखें तो एक आधार बताया गया है, वह है संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल एक ही आधार है, संविधान का अतिक्रमण। यहां पर दो आधार हैं, एक तो कदाचार, कदाचार का मतलब तो मिसबिहेवियर, और मिसबिहेवियर हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, इसलिए ये दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि मिसबिहेवियर अनडिफाइंड है, कुछ भी हो सकता है। आपने संविधान का अतिक्रमण किया है, कानूनों का अतिक्रमण किया है, या किसी भी व्यक्ति विशेष, समूह विशेष, समाज विशेष के साथ आपने दुर्व्यवहार किया है। तो कदाचार अपरिभाषित है, भारतीय संविधान में अभी तक इसको परिभाषित नहीं किया गया है। ना ही असमर्थता परिभाषित है कि किस तरीके से आपको मान लिया जाएगा कि आप असमर्थ हैं, क्या कोई टेक्निकल कंडीशंस बताए गए हैं, तो नहीं। इसका मतलब ये दोनों शब्द अपरिभाषित हैं, और जहां कोई शब्द अपरिभाषित है वहां पर दुरुपयोग होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं कि कब हम इसमें कौन सा प्रस्ताव लाएं और कौन सा ना लाएं। ऐसी स्थिति को देखते हुए यह अधिकार दिया गया संसद को कि संसद एक संकल्प प्रस्ताव पारित करेगी और उस प्रस्ताव के आधार पर वो कानून बनाएगी। अब बात आई कि सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रोविजन आर्टिकल 124 तो सुप्रीम कोर्ट के लिए है, तो क्या ये नहीं, यही नियम हाईकोर्ट में भी लागू होंगे? अब आपने देखा कि अनुच्छेद 217 है, 217 के तहत हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। केवल एक अंतर है कि राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रावधान, आप कॉलेजियम की बात छोड़ दीजिए, कॉलेजियम तो संवैधानिक नहीं है ना, कॉलेजियम तो न्यायपालिका ने बनाया है। लेकिन संविधान क्या कहता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति नियुक्ति करते समय उस संबद्ध प्रांत के राज्यपाल से परामर्श करेगा। 124 में राज्यपाल से परामर्श की तो कोई बात है नहीं, तो यहां पर राज्यपाल से परामर्श, इसका मतलब है कि अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है तो हटाने का प्रावधान भी राष्ट्रपति को होगा, क्योंकि संविधान यह कहता है कि नियोक्ता ही पदमुक्त कर सकता है। तो इसने ही स्पष्ट कर दिया था। अब बात आई कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को फिर हटाया कैसे जाएगा। तो आर्टिकल 218 कहता है कि जो प्रक्रिया 124(4) और 124(5) में बताई गई है, उसी प्रक्रिया के आधार पर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटा दिया जाएगा। 218 ने स्पष्ट कर दिया कि जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए है, वही प्रक्रिया कहां लागू होगी, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को लागू होगी। तो ये चारों प्रोविजन स्पष्ट हो गए। अब इस प्रावधान को संसद को यह अधिकार दिया गया है, संसद जो भी काम करेगी उसे वैधानिक प्रावधान कहा जाएगा। अब यहां पर संसद ने आर्टिकल 124 क्लॉज 5 की शक्ति का प्रयोग किया और प्रयोग करके एक अधिनियम पारित किया जिसको न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 कहा जाता है। तो संसद ने इस प्रक्रिया के लिए क्या बना दिया, न्यायाधीश जांच अधिनियम
1968। इस पूरे अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि जो संकल्प प्रस्ताव है वो कैसे पारित किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो अधिनियम कहता है कि सबसे पहले तो एक प्रस्ताव लाया जाएगा। अगर यह प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है तो लाने वालों की संख्या मिनिमम 50 होनी चाहिए, और अगर यह प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो लाने वालों की संख्या 100 होनी चाहिए। यह संकल्प प्रस्ताव यह पार्लियामेंट्रियन ही होना चाहिए, कहीं और यह नहीं लाया जाएगा। अब यह जब संकल्प प्रस्ताव लाया गया तो इसकी स्वीकृति होनी चाहिए। इसकी स्वीकृति जो संबद्ध प्रांत का मुखिया, संबद्ध सदन का मुखिया है, जैसे अगर राज्यसभा में लाया गया है तो चेयरमैन एक्सेप्ट करेगा, इसको सभापति एक्सेप्ट करेंगे, और अगर लोकसभा में लाया गया है तो स्पीकर एक्सेप्ट करेंगे। यहां पर राष्ट्रपति से थोड़ा सा अंतर है। राष्ट्रपति के संकल्प प्रस्ताव की स्वीकृति 1/3 सदस्य करेंगे, लेकिन न्यायाधीश के संकल्प प्रस्ताव की स्वीकृति स्पीकर या सभापति। तो यथासंभव, जैसे अगर यह स्वीकृति यहां राज्यसभा में है तो सभापति कर लेगा, और अगर यह स्वीकृति लोकसभा की स्थिति में है तो स्पीकर कर लेगा। अब अगर वो स्वीकार कर लिया जाता है तो अब एक्सेप्ट हो गया, यह प्रस्ताव लाया गया, स्पीकर ने अगर स्वीकार कर लिया तो फिर एक समिति का निर्माण किया जाएगा, जिसको आप जांच समिति कहते हैं। बिल्कुल यथावत, उसमें कोई अंतर नहीं है। उस जांच समिति में 3 न्यायाधीश होंगे। 3 न्यायाधीश में एक तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश। वो जो अन्य न्यायाधीश होगा उसे मुख्य न्यायाधीश ही तय करेंगे। मान लीजिए कभी सुप्रीम जज को या सीजेआई को टाइम नहीं है तो उनको यह अधिकार है कि वो किसी अन्य न्यायाधीश को अपॉइंट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई एक अन्य न्यायाधीश वहां पर रखा जाएगा, और किसी भी हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश लाया जा सकता है कि मुख्य न्यायाधीश को रख दिया जाए, या फिर राष्ट्रपति की नजर में कोई पारंगत विधिवेत्ता हो उसको लाया जा सकता है। तो यह समिति 3 सदस्यों से मिलकर के बनेगी। इसमें सीजेआई या कोई अन्य न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का, कोई सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट का एक न्यायाधीश या हाई कोर्ट का, और एक पारंगत विधिवेत्ता। पारंगत विधिवेत्ता किसकी नजर में? नहीं, जिसने उस समिति का निर्माण किया है। अगर सभापति ने निर्माण किया है तो सभापति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता होनी चाहिए, और अगर स्पीकर ने किया है तो स्पीकर की नजर में। उनकी नजर में जो पारंगत विधिवेत्ता है वो इसमें शामिल होगा। अब समिति काम करेगी, समिति उस पर विचार विमर्श करेगी। समिति का केवल एक ही काम है, जो आरोप लगाया गया है न्यायाधीश के ऊपर असमर्थता या कदाचार का, वो आरोप सही है या वो सही नहीं है। ठीक, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट को अब वो पहुंचा देगा संसद में। तो तीसरी स्थिति, अब संसदीय कार्यवाही शुरू होगी। संसदीय कार्यवाही, संसदीय कार्यवाही फिर एक संकल्प प्रस्ताव तो पहला प्रोसेस हो ही गया, इसके बाद समिति अपनी रिपोर्ट दे दी। संसदीय कार्यवाही में रिपोर्ट प्लस वो संकल्प प्रस्ताव जो लाया गया था वो दोनों सदन के समक्ष रखे जाएंगे। किस सदन के समक्ष? जहां पर वो लाया गया था। इंपीचमेंट तो कहना ही नहीं, अब भूल जाना है, हमें शब्द का प्रयोग ही नहीं करना है, ठीक है ना। जहां पर वो रिमूवल प्रपोजल लाया गया था उसी सदन में रिपोर्ट प्लस वो प्रस्ताव रखा जाएगा। अब इस पर विचार विमर्श होगा कि
क्या है स्थिति। सदन विचार विमर्श करेगा। अगर वो सदन उस रिमूवल प्रोसेस को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो चला जाएगा वो दूसरे सदन में। तो इस रिपोर्ट और प्रस्ताव पर संबद्ध सदन का 2/3 बहुमत, इसी को हम दोहरा बहुमत भी कहते हैं। तो 2/3 बहुमत से अगर वो पारित कर दिया तो सेकंड हाउस के पास, द्वितीय सदन के पास चला जाएगा। द्वितीय सदन में अब आज की 1991 के बाद से प्रोविजन यह हो गया कि उस न्यायाधीश को जिसके ऊपर यह प्रपोजल लाया गया है उसे अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। अगर वो कहता है कि साहब मुझे मेरा पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए, तो वो किसी भी माध्यम से खुद उपस्थित होकर के या किसी अन्य माध्यम से अपना पक्ष वो रख सकता है। अगर द्वितीय सदन भी इसे 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो मतलब संसद ने पारित कर दिया। अब ये चला जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति यहां पर अनिवार्यतः हस्ताक्षर करेंगे, तो अनुमति देंगे। जैसे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 के तहत किसी भी प्रस्ताव या किसी भी विधेयक पर 3 शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन वो तीनों शक्तियां अलग अलग तरीके से प्राप्त हैं। अगर वो साधारण विधेयक है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो तीनों शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। विधेयक को वो वापस कर सकता है, विधेयक पर अनुमति दे सकता है या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, अगर वो साधारण विधेयक है। अगर वो संविधान संशोधन विधेयक है तो राष्ट्रपति को एक ही ताकत प्राप्त है कि अनुमति देगा। अगर वो धन विधेयक है तो 2 शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन व्यवहार में एक ही हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि धन विधेयक को वो पूर्व अनुमति दे चुका होता है, इसलिए एक ही शक्ति का प्रयोग व्यवहार में कहेगा। लेकिन अगर प्रारंभिक परीक्षा का सवाल हो और आ जाए तो यहां कहेंगे 2 पावर प्राप्त है, अनुमति दे सकता है या अनुमति नहीं दे सकता है। पुनर्विचार की ताकत धन विधेयक के लिए नहीं है। वो एक अलग प्रोविजन हो गया कि अगर संसद में बहुमत नहीं है तो वो विदल्ड कर सकता है, रोक सकता है। तो वो तो एक अलग सेगमेंट हो गया ना। लेकिन यहां पर क्या है कि संविधान कितनी ताकत देता है। साधारण विधेयक में संविधान 3 ताकत देता है, धन विधेयक में संविधान 2 ताकत देता है, और संविधान संशोधन विधेयक में 1 ही ताकत देता है। अब यहां बात आई न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में, यहां केवल 1 ही ताकत है, अनिवार्यतः अनुमति वो देगा। जैसे ही राष्ट्रपति की अनुमति दे दी जाती है वो रिजोल्यूशन प्रपोजल पारित हो जाता है और उस न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाता है। तो बिल्कुल साधारण सी प्रक्रिया है कि कैसे काम किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या प्रोविजन करता है, कैसे करता है, और ये आपका इतने स्टेप में, 4 स्टेप में ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। ये प्रस्ताव संसदीय प्रावधान है, वो वैधानिक प्रावधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। तो प्रारंभिक परीक्षा में जब सवाल आता है तो कई बार ऐसा कह दिया जाता है कि संसद के अंदर की जाने वाली न्यायाधीशों को हटाने वाली प्रक्रिया एक संवैधानिक प्रावधान है या एक वैधानिक प्रावधान है। और यहां विद्यार्थी क्या गलती कर जाता है कि वो संवैधानिक प्रावधान लिख देता है, जबकि वास्तव में क्या है, ये वैधानिक प्रावधान है। संसद ने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या है, एक वैधानिक प्रावधान है। संविधान हटाने का अधिकार केवल किसे देता है? राष्ट्रपति को। संविधान हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है, लेकिन राष्ट्रपति कब हटाएगा? जब संसद एक संकल्प प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के समक्ष भेजेगा अपने मन से राष्ट्रपति। तो यहां राष्ट्रपति के मनमानेपन पर भी नियंत्रण है और संसद के मनमानेपन पर भी नियंत्रण है, दोनों पर नियंत्रण हमने कर लिया। अब बात आती है कि व्यवहार में क्या यह प्रयोग किया गया है हमारे देश में, क्या किसी न्यायाधीश को हटाया गया है या नहीं हटाया गया। हाँ, दोहरा बहुमत उसी को तो कहा जाता है ना। दोहरा बहुमत जब हम कहते हैं किसी को, तो उपस्थित का बहुमत और मतदान का 2/3।
ठीक है ना। दोहरे बहुमत का अर्थ ही यही होता है कि उपस्थित का क्या होना चाहिए, कुल का बहुमत होना चाहिए, और जितने लोग हैं वो 2/3 करें। ठीक है ना। ये तो सभी जगह नियम लागू होता है। हमारे यहां पर जो मतदान प्रक्रिया है वो 3 तरीके की है। साधारण बहुमत है, 2/3 बहुमत है जिसको हम दोहरा, या अनुसमर्थन बहुमत है। अब जैसे बात आ जाए अनुसमर्थन बहुमत, तो राज्य की स्वीकृति अनिवार्य हो जाती है। वहां पर राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता हो जाती है। वो सामान्यतः जब फेडरेशन में कोई आप छेड़छाड़ कर रहे हैं तो फिर वो स्थिति लागू होती है। क्लियर। अब व्यवहार में ये कब कब लाया गया, कितनी बार अभी तक लाया गया है, तो सबसे पहले 22 अप्रैल 1949 को यह प्रस्ताव एक बार लाया गया था। 22 अप्रैल 1949 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही एक न्यायाधीश हुआ करते थे, शिव प्रसाद सिन्हा। शिव प्रसाद सिन्हा लाया तो इसी प्रस्ताव, इसी तरीके से लाया गया था, लेकिन इसे हम रिमूवल प्रोसेस नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि संविधान तो लागू हुआ ही नहीं था। तो हटाने की प्रक्रिया को हम रिमूवल प्रोसेस अनकॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि जब शिव प्रसाद सिन्हा थे तो उस समय हमारे यहां पर गवर्नर जनरल थे, और यह प्रस्ताव संविधान लागू होने से पहले लाया गया था। गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी उस समय हुआ करते थे। तो इसका मतलब है कि यह रिमूवल प्रोसेस नहीं है। पहला रिमूवल प्रोसेस लाया गया वी रामास्वामी के अगेंस्ट। वी रामास्वामी ये एक प्रस्ताव था, और 1951 में ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुआ करते थे, इनके अगेंस्ट लोकसभा में पहली बार लाया गया। 1991 में ये प्रस्ताव लाया गया लोकसभा में। अब पूरा प्रोसेस अगर आप रख लें तो दोनों को अधिकार है प्रस्ताव लाने का। लोकसभा में लाया गया, इसका मतलब कितने लोगों ने लाए होंगे? कम से कम 100 से अधिक। तो ये 108 लोग लाए थे, 108 सदस्य इसके लिए लाए। जांच समिति बनाई गई, 3 न्यायाधीशों की जांच समिति होती है, जिसमें न्यायाधीश पीबी सावंत, न्यायाधीश पीबी देसाई, चिन्नप्पा रेड्डी, ये 3 न्यायाधीशों को मिलाकर के समिति गठित की गई, और समिति ने पाया कि ये दोषी हैं। अपनी रिपोर्ट में समिति ने प्रस्तुत किया कि ये व्यक्ति कदाचार के दोषी हैं, इनके ऊपर रिमूवल प्रोसेस को लगाना चाहिए। लेकिन सदन से कांग्रेस ने वॉकआउट किया। अब कांग्रेस अगर वॉकआउट कर देगी तो सदन में बहुमत तो रहेगा नहीं, क्योंकि दोहरा बहुमत लागू होना है ना, और कुल का बहुमत चाहिए पहले तो आपको। सदन ने वॉकआउट किया, मतदान हुआ, और प्रस्ताव के पक्ष में 176 वोट पड़े, लेकिन 176 तो लोकसभा का 2/3 होता नहीं है, इसलिए प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। तो 1991 में यह काम हटाने, इसके बाद उन्होंने रिजाइन दे दिया, वो एक अलग बात है। दूसरा लाया गया सौमित्र सेन के अगेंस्ट में 2009 में। सौमित्र सेन, इनके ऊपर भी कदाचार का आरोप लगाया गया। उस समय ये कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश हुआ करते थे। तो न्यायाधीश, ये राज्यसभा में लाया गया है संकल्प प्रस्ताव। अब राज्यसभा में 50 से ही कम से कम, तो राज्यसभा में ये प्रस्ताव, उस समय राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी हुआ करते थे। एक बात ध्यान रखना है कि अभी तक सबसे ज्यादा, एक बार प्रीलिम में सवाल भी पूछा गया है, सबसे ज्यादा किस सभापति या स्पीकर के समक्ष रेजोल्यूशन प्रस्ताव लाया गया है? अंसारी, हामिद अंसारी। हाँ, इन्हीं 2 बार लाया गया इनके, 2009 में। तो सौमित्र सेन के पास समक्ष लाया गया, और फिर इनको भी समिति का गठन हुआ। सुदर्शन रेड्डी, मुकुल मुदगल, फली नरीमन, ये समिति के सदस्य थे। इन्होंने भी रिपोर्ट प्रस्तुत करी कि ये कदाचार के दोषी हैं, लेकिन इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, अपना रिजाइन कर दिया।
अब चूंकि संसद इस प्रक्रिया को पारित करना अच्छा नहीं समझता है, क्योंकि अगर पारित हम बार बार करें तो न्याय प्रणाली में अविश्वसनीयता पैदा होगी। तो जब उन्होंने रिजाइन दे दिया तो इसके आगे की कार्यवाही इसमें नहीं हुई और उसको रोक दिया गया। इसी के बाद फिर थोड़ा एक और उसी वर्ष पीडी दिनाकरन के अगेंस्ट भी लाया गया। पीडी दिनाकरन इनके अगेंस्ट लाया गया। ये उस समय कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे और दिसंबर 2009 में ये लाया गया। समिति गठित की गई। वीएस सिरपुरकर, एसआर दबे और आपके पीवी राव ये इसके सदस्य हुआ करते थे। समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत करी कि कदाचार के दोषी हैं, लेकिन इन्होंने भी रिजाइन कर दिया गया, तो ये भी पारित नहीं हो पा गया। वर्ष 2015 में एक और आया जस्टिस पारदीवाल के अगेंस्ट। ये भी 2000, ये दोनों 2009 के, 2009 के। 2015 में न्यायाधीश पारदीवाल इनके नाम याद रख लिएगा। इनके अगेंस्ट लाया गया। यहां पर भी काम हुआ, लेकिन यह भी पारित नहीं हो पाया। हाँ, जेबी पारदीवाल। इसके बाद आपका जस्टिस एसके गंगेल के अगेंस्ट लाया गया 2015 में ही। एसके गंगेल, ये भी हुआ। इसमें भी समिति बनाई गई, लेकिन जांच समिति ने उनको क्लीन चिट दे दी, मतलब कदाचार का दोषी नहीं माना गया। तो यहां तक अगर आप देखेंगे तो समिति ने सबको कदाचार का दोषी माना है, लेकिन इसमें क्लीन चिट मिल गई। क्लीन चिट समझ रहे हैं ना? उसको दोषी नहीं माना गया। जब दोषी नहीं माना गया तो आगे की प्रक्रिया फिर, लेकिन ध्यान रहे, अगर समिति क्लीन चिट दे देती है तो इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जाए। कार्यवाही फिर भी आगे बढ़ाई जा सकती है, अगर संसद चाह ले कि नहीं, क्योंकि समिति कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। समिति की रिपोर्ट नेगेटिव आई हो या पॉजिटिव आई हो, वो तो रिपोर्ट देगा, वो सकारात्मक है या नकारात्मक है। अब संसद की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे आगे कार्यवाही करे या ना करे। तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि क्लीन चिट मिल गया तो कार्यवाही नहीं होगी। कार्यवाही हो सकती है, संसद चाह ले तो आगे की कार्यवाही को, लेकिन संसद किस आधार पर चाहेगी? संसद के पास भी तो आधार होना चाहिए। संसद मनमानापन तो नहीं कर सकती ना। जब समिति ने रिकमेंड कर दिया कि साहब ये दोषी नहीं है, तो फिर आप कैसे कार्यवाही कर सकते हैं? क्योंकि मनमानापन तो हो ही सकता। 50 लोग संसद के मिल जाएं तो किसी के विरुद्ध कोई आरोप तो लगा ही सकते हैं। इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश के एक न्यायाधीश हुआ करते थे 2016-17 में, सीवी नागार्जुन रेड्डी, उनके अगेंस्ट लाया गया 2016-17 में। सीवी नागार्जुन रेड्डी, ये लाया गया और जांच समिति के गठन से पहले ही इस प्रस्ताव में समर्थन नहीं मिल पाया, मतलब प्रस्ताव भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। स्पीकर या सभापति के समक्ष लाया गया और प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो आगे की कार्यवाही होगी नहीं। सेम सिचुएशन जस्टिस शेखर यादव के। अभी शेखर यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे, तो 2024 दिसंबर 2024 में 2024 न्यायाधीश, हाँ, शेखर यादव, इनके अगेंस्ट एक संकल्प प्रस्ताव लाया गया और उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब शेखर यादव के अगेंस्ट प्रस्ताव लाया गया था, उसका कारण ये था कि एक कोई हिंदू महासभा या हिंदू परिषद है, तो उसका एक सेमिनार वहां पर आयोजित किया गया था। आरएसएस का नहीं था, हाँ, तो बीएसपी का था। तो उस परिषद में इन्होंने स्पीच दिया और स्पीच में जो भी उन्होंने बोला उसको लेकर के यह हुआ कि अगेंस्ट ऑफ द सेक्युलरिज्म है। तो बहुसंख्यक का उसमें वो था कि साहब ये जो भी बातें उन्होंने करी
उसकी बातें हमें ना लिखनी है, ना हम उसकी चर्चा करें। तो उनके ऊपर ये कि अगेंस्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है, इसके आधार पर ये लाया गया प्रस्ताव। लेकिन इसे माना गया कि ये अगेंस्ट ऑफ सेक्युलरिज्म नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो हाई कोर्ट में अगर वो सेमिनार आयोजित किया गया, तो अगर वो सेमिनार आयोजित किया गया और वो किसी संप्रदाय विशेष का सेमिनार था, तो फिर हाईकोर्ट को ही ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर वो किया गया और किसी ने बात करी वहां पर बैठ करके, तो उस समय वो न्यायाधीश नहीं था। उस समय वो कौन था? एक व्यक्ति विशेष था। ऐसी स्थिति में वहां पर प्रस्ताव लेकर के आना नहीं है। दूसरी बात, जिस परिषद की वहां पर बैठक हुई उसका नाम हिंदू कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन लीगली उसके ऊपर यह काम नहीं है। अब जैसे आप कहें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, तो क्या वो मुस्लिम विश्वविद्यालय है? नहीं है। अगर आप कहें कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, तो क्या वो हिंदू विश्वविद्यालय है? नहीं है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाएगा। अब जैसे आप कोई और बहुत सारे ऐसे अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय हैं, वो दर्जा उनको प्राप्त हो जाता है, तभी हम उसे अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय कहते हैं। अब नाम किसी ने रखा है या किसी ने का नाम दिया है, तो वो अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक का विश्वविद्यालय तो नहीं हो जाएगा ना। तो अगर बिल्डिंग में कोई भी सेमिनार आयोजित किया जाता है, उसका नाम किसी कम्युनिटी से जुड़ा होता है, तो वो सिर्फ कम्युनिटी का नहीं हो गया ना, वो तो उसका नॉमिनेशन है। तो कुल मिलाकर के ये पारित यहां पर नहीं हो पाया। तो ये आज आपने देखा कि कितने लोगों के अगेंस्ट लाया गया। शिव प्रसाद सिन्हा को तो आप हटा दीजिए, क्योंकि वो रिमूवल प्रोसेस नहीं था, क्योंकि उस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पारित नहीं हुआ था। वी रामास्वामी 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब तक 7 लोगों के अगेंस्ट लाया गया, लेकिन एक भी पारित नहीं हो पाया। ज्यादातर जो कार्यवाही हुई अब वो वी रामास्वामी के अगेंस्ट हुई। 1991 में वी रामास्वामी के अगेंस्ट न्यायपालिका ने बहुत सारे निर्णय दिए। न्याय, अब हम समझ लेते हैं कि न्यायपालिका ने क्या क्या दिया जो हमारे लिए महत्वपूर्ण। तो उसमें रिमूवल प्रोसेस तो नहीं लाया गया था। हाँ हाँ हाँ। अब एक बात तो यह है ना कि दो तरीके होते हैं, एक तो लीगल प्रोविजन हो गया और एक व्यवहारिक प्रावधान हो गया। उसकी समिति बनाई न्यायपालिका ने और तब तक उनको दोषी नहीं माना गया था। तो जब तक दोषी नहीं माना गया है और वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो अध्यक्षता करने का अधिकार उनको है। भाई आपने व्यक्ति देखो, एक व्यक्ति एक पदाधिकारी होता है और एक व्यक्ति होता है। आप अगेंस्ट में लेकर के आए व्यक्ति के, और वही व्यक्ति पदाधिकारी भी है, वो दोषी नहीं है, ठीक है ना। तो व्यवहार में तो उन्होंने कर ली, लेकिन ये उचित नहीं था। अब आप कहें कि मतलब ऐसा कर लिया, लेकिन क्या ये उचित था कि किसी व्यक्ति के अगेंस्ट लाया गया है और वही उसकी अध्यक्षता करे? तो क्या ये प्रोविजन उचित था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि न्यायपालिका के प्रोविजंस में यह कहा गया है कि अगर किसी मामले का कोई व्यक्ति न्यायाधीश या वकील पक्षकार है, तो उसकी पैरवी नहीं करेगा। कहा गया या नहीं कहा गया? तो ऐसी स्थिति में क्या उनको करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि हमारे पढ़ने का नहीं है, क्योंकि वो उसमें कुछ हुआ तो है नहीं, और ना ही वो लीगल प्रोविजन था, ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था, इसलिए संघ कभी पूछेगा भी नहीं उसको लेकर के। अब वो हम व्यवहार में चर्चा करते रहें, राजनीति करते रहें, वो एक अलग बात है कि ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। ऑफ कोर्स नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट ही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसलिए तो हमने कहा ऐसा होना नहीं चाहिए था। वही तो क्राइपॉक के केस में क्या कहा गया है? नैसर्गिक न्याय की व्यवस्था क्राइपॉक है, या टाटा सेलुलर का केस है, या मेनका गांधी के केस में, इन सब केसेस में कहा गया है कि कोई भी न्यायाधीश स्वयं अपने मुकदमे का जज नहीं बन सकता। स्वयं अगर अपने मुकदमे का जज बन रहा है, तो क्या वो नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन नहीं है? है। तो जब अपने ही मुकदमे का जज नहीं बन सकता है, तो अपने ही लिए लाई गई समिति का सदस्य या अध्यक्ष कैसे बन सकता है? तो वास्तव में तो नेचुरल जस्टिस नहीं है।
हाँ, हाँ। आप उसको किनारे में इसलिए रख दें क्योंकि वो जुडिशरी प्रोसेस था ही नहीं। हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल होगा। अब आप ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट हाउस में उस प्रपोजल को एक्सेप्ट होना चाहिए था। यहां मिस्टेक किसने करी? पार्लियामेंट हाउस ने। यहां न्यायपालिका का कोई गुनाह नहीं है। हम्म। बिल्कुल हो सकता है। मैंने यही तो कहा कि उनके जजमेंट में भी ये बात रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। और उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या वो अपने जजमेंट में सेक्युलरिज्म को ध्यान में रखते हैं या नहीं रखते हैं। क्या वो एक पक्ष का समर्थन कर रहे हैं या दूसरे पक्ष का विरोध कर रहे हैं, ये बात होनी चाहिए थी। लेकिन जब आप उनके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे या उनके स्टेटमेंट को देखेंगे तो उनके स्टेटमेंट अंडर द सुप्रीम कोर्ट थे। अब एक बात देखिए, अगर वो मान लीजिए राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर पर डिसीजन किसने दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ना। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि राम मंदिर का निर्माण करना चाहिए और वो न्यायाधीश बोल रहा है, तो वो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अगर वो डिसीजन किसी समूह विशेष या राजनीतिक संस्थान ने लिया होता तब आप कहते। लेकिन वो किसकी पैरवी कर रहे हैं? जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे सका है। तो अगर आप उसके अगेंस्ट जाते तो आप विरोध करते, लेकिन आप अगेंस्ट नहीं गए, तो नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन नहीं हुआ। ठीक। तो पैरवी वो कर रहे थे। तो आप इस बात उनका जो अगर पक्ष रखें, जैसा कि, तो दो बातें हैं उनके पक्ष में कहने की। कि एक बात तो यह है कि साहब वो न्यायपालिका का कार्यक्रम नहीं था, वो बिल्डिंग न्यायपालिका की थी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ऐसे सेमिनार करने की इजाजत देता रहता है। ठीक। तो वो प्रोग्राम किसका नहीं था? न्यायपालिका का नहीं था। दूसरी बात, जो भी स्टेटमेंट उन्होंने दिए वो सारे स्टेटमेंट न्यायपालिकीय निर्णयों के अधीन रहते हुए थे। कोई भी स्टेटमेंट न्यायपालिका के अगेंस्ट नहीं था। तो व्यक्ति स्वतंत्र था कुछ कहने के लिए, अगर न्यायपालिका के निर्णय के विपरीत जाता। अब आप चर्चा ये कर सकते हैं कि क्या इससे मैसेज अच्छा जाएगा या खराब जाएगा। ठीक है ना। तो ये व्यवहारिक प्रावधान हो गया ना, कि क्या इससे मैसेज समाज में अच्छा जाएगा, क्या न्यायाधीश को ऐसा बोलना चाहिए या ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो मैं कहूंगा शायद नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि न्यायाधीशों को इस तरीके की बातों से अपने आप को दूर रखना ज्यादा उचित होता है। क्योंकि न्यायपालिका व्यक्ति विशेष, समूह विशेष और समाज विशेष में न्याय निर्णयन का काम करती है। और आपको पता है, न्याय होने के साथ साथ न्याय दिखना भी चाहिए। तो अगर डेमोक्रेसी में कुछ वर्ग ऐसे कह रहे हैं, कुछ पक्ष ऐसे या कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि न्यायाधीश को ऐसा नहीं कहना चाहिए या इस तरीके की बातों को नहीं रखना चाहिए, तो इस बात पर तो फोकस होना चाहिए। तो राजनीतिक चर्चा का विषय है यह। लेकिन न्यायपालिकीय उल्लंघन, हम्म। हाँ, वही मैंने आपको कहा कि ये राजनीतिक चर्चा का विषय हो गया। लेकिन आप दंडित उनको करते कब? जब उन्होंने कोई कदाचार किया होगा, वो उन्होंने नहीं किया, तो आप पनिश तो नहीं कर सकते ना। इसलिए वो हमारे हम चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक स्टूडेंट हैं, तो हमारी चर्चा का विषय वो होना ही नहीं चाहिए। वो मेंस के बाहर हम चर्चा कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। राइट। हाँ, वो सदन में कारण अगर उनसे पूछा जाएगा तो वो बताएंगे, बताने के लिए बाध्य नहीं है।
यही तो सबसे बड़ी बात यह है ना कि वो क्या कारण है वो उसको बताने के लिए बाध्य नहीं है। एक पूरा सवाल इनका तो हो जाने दीजिए आप। वो व्यक्ति कारण बताने के लिए सभापति या स्पीकर बाध्य नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि उसे बताना चाहिए, तो अगर वो सभापति है तो हटाने के लिए संकल्प प्रस्ताव लाइए, सभापति को हटाने के लिए यह अधिकार आपके पास है। और अगर वो स्पीकर है तो स्पीकर को हटाने के लिए संकल्प प्रस्ताव लाइए। ऐसा नहीं है कि वो मनमाना है। हाँ, तो वही तो मैंने आपको कहा कि अब उन्होंने कारण नहीं बताया, सभापति ने कारण नहीं बताया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा नहीं साहब, नॉट एक्सेप्टेड। अब आपको लगता है कि नहीं स्पीकर को बताना चाहिए, तो स्पीकर के अगेंस्ट आप प्रपोजल लेकर के आइए ना, वो सभापति के अगेंस्ट। नहीं नहीं, उस डिप्टी स्पीकर को रिजेक्ट करने का अधिकार थोड़ी है। उस डिप्टी स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाइए आप, वो स्पीकर थोड़ी हटाएगा, वो कर सकेगा रिजेक्ट, वो तो एक्सेप्ट ही होगा ना। जिस व्यक्ति ने गलती करी है उसे ही हटा दीजिए आप, तो उसके लिए आपके पास अधिकार है। लेकिन अब बात आती है कि अगर आपके पास इतना बहुमत होता तो आप लेकर के आते। सारा मामला लोकतंत्र में कहां होता है, मेजॉरिटी पर निर्भर करता है। अब क्या आप स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को हटाने का बहुमत है आपके पास? तो नहीं है। लोकतंत्र में बहुमत न्याय है, ये बात आपको, डेमोक्रेसी का यही होता है। डेमोक्रेसी में कई जगह ऐसा होता है जब आप नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं। सुकरात ने कहा था कि जनता फांसीवादी है, सोफिस्ट है, कहा था या नहीं कहा था? तो कई बार जनता जो निर्णय ले रही होती है क्या वो सही होता है? जरूरी नहीं होता। हमारे देश में तो अक्सर मामलों में ऐसा होता है कि हम भीड़ तंत्र है, हमारे देश में तो हम पार्लियामेंट हाउस या पार्लियामेंट्रियन और विधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित करके भेजते हैं, तो क्या वो निर्वाचित करने के योग्य होते हैं? खुद से सोचो। तो फिर बेईमान हम या जो निर्वाचित किए गए सदस्य हैं? तो सबसे पहले तो हम ही बेईमान है, क्योंकि हमने तर्क संगत व्यक्ति को वहां पर नहीं भेजा, तो वो तो वही करेगा ना। खैर, अब बात आती है कि न्यायपालिका ने इन सब मामलों को लेकर के कौन कौन सी स्थितियों को पैदा किया, वो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। न्यायपालिका के समक्ष वी रामास्वामी को लेकर के बहुत सारे मामले लाए गए। न्यायपालिकीय प्रावधान, ये सबसे पहला प्रश्न वी रामास्वामी के मामले में लाया गया कि क्या न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का रिव्यू होना चाहिए न्यायपालिका में। जिस प्रक्रिया से न्यायाधीश को हटाया जा रहा है, क्या उसका पुनर्विलोकन होना चाहिए? यह मामला था सब कमेटी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का, 1991 में ही लाया गया सब कमेटी वर्सेस भारत संघ। प्रश्न यह था कि क्या न्यायाधीश की जो हटाने की प्रक्रिया है उसका न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहां पर न्यायपालिका ने रिव्यू दिया कि हो सकता है, लेकिन सभी प्रकरणों का नहीं हो सकता है, सभी स्टेप का नहीं हो सकता है। जो कार्यवाही शुद्ध संसदीय है उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता है, लेकिन जो संसदीय कार्यवाही से अलग है उसका न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। न्यायपालिका ने इस पूरे के पूरे जुडिशरी रिव्यू को, प्रश्न समझ गए यहां पर क्या लाया गया था? न्यायिक पुनर्विलोकन। संभव है या नहीं? तो यहां पर 3 स्टेप बताए, कार्यवाही को पूरी, इस कार्यवाही को 3 प्रक्रियाओं में बांट लिया गया। प्रथम चरण की एक कार्यवाही मानी गई जिसमें संकल्प प्रस्ताव को लाया गया है, उसकी जांच की गई है,
और न्यायाधीश जांच अधिनियम, तो प्रस्ताव को लाना और उसकी जांच करना, ये दोनों ऐसी स्थिति है कि न्यायालय के विरुद्ध अभिकथन की जा रही है और न्यायालय इनकी जांच कर सकता है, क्योंकि लाने वाले जो लोग हैं, जैसे 50 या 100 सदस्य हैं, वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो सकते हैं, ठीक। और न्यायपालिका जो जांच समिति बनाई गई है वो संसद की है नहीं, तो दोनों का न्यायिक पुनर्विलोकन संभव है, उसका रिव्यू किया जा सकता है संकल्प प्रस्ताव के आरंभ करने और जांच करने की प्रक्रिया का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। दूसरी बात आई कि संसदीय प्रक्रिया, जैसे मतदान किया गया 2/3 बहुमत, या स्पीकर और सभापति ने उसको एक्सेप्ट किया, उसका जांच नहीं हो सकता, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता है। तो द्वितीय प्रक्रम में जो शुद्ध है संसदीय कार्यवाही है, उसका जांच नहीं हो पाएगा। तीसरा प्रक्रम जो बहुत मजेदार है, तृतीय। अब यहां पर एक बात आती है कि अगर संकल्प प्रस्ताव लाया गया और लाने के बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और लोकसभा का विघटन हो गया, तो क्या कार्यवाही समाप्त हो जाएगी? कहीं भी लाया गया है, ठीक है ना, चाहे वो राज्यसभा में लाया गया है, चाहे वो लोकसभा में लाया गया है, प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने के बाद अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो भी कार्यवाही समाप्त नहीं होगी, बनी ही रहेगी। अब जब नई लोकसभा आएगी तो उस कार्यवाही को आगे, मतलब लोकसभा के विघटन से न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही में कोई फर्क नहीं पड़ता, यह ध्यान रखना है आपको। थर्ड स्टेप में क्या बताया? नो एनी ऑब्स्टिकल, नो एनी चेंज। जैसी कार्यवाही थी, अगला जो स्टेप आएगा, अगली जो लोकसभा गठित होकर के आएगी, वो उसे एक्सेप्ट करेगी और उस पर आगे की कार्यवाही को करेगी। तो सब कमेटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या था? प्रस्ताव का आरंभ और जांच समिति। इन दोनों ने जो भी काम किया है उसका जुडिशियरी रिव्यू हो सकेगा। द्वितीय चरण में मतदान प्रक्रिया। अब मतदान प्रक्रिया शुद्ध संसदीय है या नहीं है? न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, तो यहां का रिव्यू नहीं हो सकेगा। तृतीय चरण, लोकसभा के विघटन से प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी, प्रभावित नहीं होगी। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखना है। किस मुकदमे में कही गई? सब कमेटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है या नहीं? हो सकता है, लेकिन पूरी कार्यवाही का नहीं। जो संसदीय, शुद्ध देसी भाषा में अगर हमें कहना है तो हम सिर्फ कह सकते हैं कि जो शुद्ध संसदीय कार्यवाही है उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता है। जो संसद से इतर कार्यवाही है उसका न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। तो संकल्प प्रस्ताव लाना यह संसदीय कार्यवाही नहीं होती है। एक्सेप्ट करना और मतदान करना संसदीय कार्यवाही है, जिसमें न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न आया कि क्या न्यायाधीश को जब सुनवाई चल रही हो संसद में तो अपना पक्ष रखने का अधिकार है? 1991 से पहले यह अधिकार नहीं था। सरोजनी रामास्वामी बनाम भारत संघ का केस आया 1992 में। यह सरोजनी रामास्वामी वी रामास्वामी की पत्नी थी। सरोजनी रामास्वामी, इनका केस आया 1992 में। और यह हुआ कि जब संसद के अंदर कार्यवाही चल रही हो तो जो आरोप समिति ने लगाया है
मतलब जो जांच के दौरान उस आरोप की, उस रिपोर्ट की एक कॉपी संबद्ध न्यायाधीश को मिलनी चाहिए। ऐसा सरोजनी रामास्वामी ने दावा किया। जैसे रिपोर्ट में कहा गया कि कदाचार का दोषी है या कदाचार का दोषी नहीं है, जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, तो सदन के समक्ष वो रिपोर्ट रखने के साथ साथ एक कॉपी उस न्यायाधीश को भी मिलनी चाहिए और उसे अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए। दो बातें मांग करी गई किसमें? सरोजनी रामास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आपको रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने का अधिकार तो है, लेकिन रिपोर्ट सदन में रखने से पहले नहीं, बाद में आपको प्रति मिल जाएगी। और दूसरा कहा कि आप अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है उसमें नहीं। जब वो दूसरे सदन में जाएगा तो प्रस्ताव पर आप अपना पक्ष रख सकते हैं। समझ में आ गई ना? मतलब जिस सदन में वो प्रस्ताव लाया गया था वहां आपको बात रखने का अधिकार नहीं है। जब वहां से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाएगा, वहां आप अपनी बात को, उस दूसरे सदन को जांच सदन कहा जाता है। क्लियर? वो कोई भी हो सकता है। लोकसभा में अगर लाया है तो जांच सदन हो जाएगा राज्यसभा में लाया गया है तो जांच सदन हो जाएगा लोकसभा। ठीक है? तो अब सरोजनी रामास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या दो डिसीजन दिए गए। पहला डिसीजन क्या आया कि आपको एक प्रति प्राप्त करने का अधिकार है, किंतु सदन में रखने से पहले नहीं। एक डिसीजन यह दिया गया। दूसरा डिसीजन यह दिया गया कि आरोपी को, आरोपी मतलब वो न्यायाधीश, आरोपी को अपना पक्ष दूसरे सदन में रखने का अधिकार है। एक बात यहां पर यह कर दी गई। क्लियर? तो सरोजनी रामास्वामी के केस में यह डिसीजन आ गया। एक और अब केस आया केवी रामास्वामी का, 1991 का। ये केवी रामास्वामी मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुआ करते थे। तो इनके ऊपर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बेसिकली ये रिटायर हो चुके थे जब इनके ऊपर मुकदमा आया, तो इनके ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। कई बार तो ये कहा जाता है कि केवी रामास्वामी इज डिफरेंट देन वी रामास्वामी। ये ध्यान रखना है आपको। ये मद्रास हाई कोर्ट के, तो वी रामास्वामी तो सुप्रीम कोर्ट के। तो केवी रामास्वामी भ्रष्टाचार में रग रग से डूबे हुए थे, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है। तो जब वो रिटायर हो गए तो भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया और पुलिस इनको गिरफ्तार करने के लिए गई। तो केवी रामास्वामी ने कहा कि न्यायाधीश को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, न्यायाधीश के ऊपर केवल एक ही कार्यवाही की जा सकती है, वो है रिमूवल प्रोसेस, आर्टिकल 124 सेक्शन 4 के तहत। तो अब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा, पुलिस ने फिर भी गिरफ्तार कर लिया और पुलिस घसीटते हुए लेकर के गई उनको। तो यह मुकदमा दर्ज हुआ केवी रामास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तीसरा, केवी रामास्वामी बनाम भारत संघ का। अब इसमें इन्होंने आरोप न्यायालय के समक्ष रखा कि न्यायालय को न्यायाधीश को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, उसके ऊपर केवल एक ही कार्यवाही हो सकती है और वो है रिमूवल प्रोसेस। न्यायपालिका ने डिसीजन दिया, नहीं साहब ऐसा नहीं है, न्यायाधीश को भ्रष्टाचार के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 124 सेक्शन 4 ये कोई कवच नहीं है जिसे पहनकर आप भ्रष्टाचार में लिप्त रहें, ये एक दांडिक कार्यवाही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें, ऐसा बहुत जगह हो गया,
कई जगह ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया। एक और मैं आपको मुकदमा बताऊं कि आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट में सेक्शन 24 है जो उन एजेंसियों को स्वतंत्रता देता है कि जो इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई हैं, गुप्तचर एजेंसियां हैं या सेना है, तो सेक्शन 24 कहता है आईटी एक्ट का कि इन एजेंसियों के अगेंस्ट आप आईटी एक्ट के तहत रिट दायर नहीं कर सकते। अब अगर इन एजेंसियों से जुड़ा हुआ कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है या उसने मानव अधिकार का उल्लंघन किया है तो उसे सेक्शन 24 का संरक्षण नहीं मिल रहा। क्लियर? मतलब उसके अगेंस्ट आरटीआई डाला जा सकता है। तो कुल मिलाकर के न्यायालय ने यह कहा कि 124(4) ये कवच नहीं है जिसे पहनकर आप भ्रष्टाचार में लिप्त रहें, बल्कि ये एक दंडिक कार्यवाही है। इसका मतलब है अगर कोई न्यायाधीश ये पाया जाता है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, वो गिरफ्तारी से मुक्त नहीं है। तो ये कुछ डिसीजंस यहां पर दिए गए 1990-91 में। अब एक और बात आया कि एक केस आया था सी रविचंद्रन बनाम एएन भट्टाचार्य जी का, चौथा केस है सी रविचंद्रन बनाम भट्टाचार्य जी। ये 1900 भट्टाचार्य जी हैं, चार्ज रहते हैं 1995 में। मजेदार ये था कि मुंबई हाई कोर्ट का बार एसोसिएशन भट्टाचार्य जी के अगेंस्ट संकल्प प्रस्ताव पारित करने का विचार बनाया कि हम इनको हटाने के लिए एक रिमूवल प्रस्ताव संसद में पेश करेंगे। तो प्रश्न उठता है कि क्या संसद में रिमूवल प्रस्ताव किसी को भी पेश करने का अधिकार है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, संसद के अंदर रिमूवल प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार केवल संसदीय सदस्यों को है। तो अब कोई समूह चाह ले या बार एसोसिएशन चाह ले कि हम संसद के अंदर रिमूवल प्रस्ताव लेकर के आ जाएं, तो ऐसा करने का अधिकार किसी को नहीं है, ना तो बार एसोसिएशन को है ना किसी को है। ठीक, तो ये पूरा का पूरा रिमूवल प्रोसेस हमारा हो गया। अब यहां पर व्यवहारिक तौर पर हमें सवाल बनाने चाहिए कि हाँ बताएं। हाँ बिल्कुल पलट सकती है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन को पलटती नहीं। हाँ 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 बिल्कुल कर सकते नहीं, बहाल नहीं करेगी। बहाल करने, नियुक्त करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है ना। आरोप को वो नष्ट कर सकती है लेकिन बहाल नहीं कर सकती। बहाल तो राष्ट्रपति ही करेगा। आरोप को खत्म कर सकती है कि जो आरोप था वो नहीं था, वो गलत था। अब उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो बहाल करते हैं कि नहीं करते। सुप्रीम देखो, जो आर्टिकल 141, 142 है, ये न्यायाधीश, न्यायपालिका को पूर्ण न्यायाधिकारिता का अधिकार देते हैं, राइट। पूर्ण न्यायाधिकारिता का प्रयोग कहां किया जाता है, पहले तो अब ये समझा जाए, जहां कानून नहीं है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट हर जगह इसका प्रयोग नहीं कर सकता है। जहां कानून नहीं है, जहां संविधान चुप है, जहां संसद चुप है, जहां विधानसभा चुप है, या जहां पर कोई भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नहीं किया गया है किसी राष्ट्रपति के द्वारा या राज्यपाल, वहां सुप्रीम कोर्ट एक कानून बना करके और कानून पूर्ण न्याय का प्रदान कर सकती है। एक तो तब प्रयोग किया जाता है जैसे आज आपको याद हो कि रैगिंग होती थी ना, पहले कॉलेजेस में रैगिंग होती थी और रैगिंग के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका प्रयोग करके रैगिंग संबंधी कानून बनाया। वो अधिकार है उसको।
दूसरा, इन्हीं अधिकारों के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार होता है कि अगर पूरे देश में एक ही प्रकृति के भिन्न भिन्न मुकदमे चल रहे हैं तो उनको क्लम्प करके एक ही न्यायपालिका को भेज सकते हैं, जो किसी हाईकोर्ट को दे या अपने पास बुला ले। ठीक है ना, एक तो यह है। तीसरी बात है 136 या 131 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन है उनका प्रयोग करके अपने ही निर्णय को बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है। लेकिन अगर कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तो वो उस निर्णय में जो जांच दी थी उसकी रिव्यू करके ये कह सकती है कि साहब ये गलत था, लेकिन उसे उसको एक्शन में लाने का अधिकार नहीं है। रिव्यू पावर का अनुच्छेद 13 के तहत कर सकता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल उसके तहत वो पावरफुल है। अनुच्छेद 13 का प्रयोग करके उसको रिव्यू करने, संसद के किसी भी कानून का रिव्यू करने का अधिकार है। देखो अब बात, अब यहां पर कौन सा पावर लागू हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कई है। अनुच्छेद 13 तो जुरिस्डिक्शन का पावर देता है, रिव्यू का पावर देता है। अब 32 है, 131 है, 132 है, 133, 134, 136, 141, 142, बहुत सारे अधिकार हैं सुप्रीम कोर्ट को। अब वो कृषि कानून है, कृषि कानूनों को रिव्यू करना है। अब वहां पर सुप्रीम कोर्ट किस ताकत को अपनाएगा, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन यहां पर नहीं है। तो आप कहें तो मैं कभी इस पर डिस्कस कर दूंगा कि कौन सा ये सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, या मैं आपको क्लास के बाद समझाऊंगा इसको कैसे होता है ना, क्योंकि ये अलग प्रोविजन है कि कौन सा आएगा। तो अब यहां पर इस प्रश्न की हम पूरी चर्चा करें। ये हमने पूरा का पूरा सेगमेंट समझ लिया कि इस तरीके से न्यायाधीशों को हटाने की स्थिति लाई जाती है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि हमें जब हम आंसर लिखेंगे तो हमसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक, तो अब जब आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा जाएगा तो हमें प्रक्रिया भी बतानी होगी, प्रक्रिया की कमियां भी बतानी होंगी और सुझाव भी देना होगा या नहीं। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि न्यायाधीशों ने बहुत सारी स्थितियां, अब ये आप यहां पर देखिए, चाहे वी रामास्वामी हो, सौमित्र सेन हो, पीडी दिनाकरन हो, पारदीवाल हो, ये सब कदाचार के दोषी तो पाए गए ना। पाए जाने के बावजूद इनके ऊपर संकल्प प्रस्ताव पूरी तरीके से पारित नहीं हो पाया, तो प्रक्रिया की खामी है या नहीं? प्रक्रिया की खामी है। अब आप दंडित कर दें या वो रिजाइन दे दें, 1000 करोड़ रुपए का घूस खा करके और उसने रिजाइन दे दिया, तो क्या ये न्याय है? तो न्याय नहीं है, उसको तो पनिशमेंट होना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए पनिशमेंट का क्या प्रोविजन है? हमारे यहां पर कोई प्रोविजन नहीं। प्रक्रिया कितनी जटिल है। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रक्रिया इतनी जटिल है और उस कारण से अब तक किसी भी न्यायाधीश को पूरी तरीके से हटा नहीं पाए। दूसरी बात, इस प्रक्रिया में क्या राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है? आपने स्पष्ट देख लिया, वी रामास्वामी में कांग्रेस नामक राजनीतिक दल ने वॉकआउट किया। क्या यह प्रोविजन उचित था? जब समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह कह दिया था कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है, तो सदन में बहुमत होना अनिवार्य होना चाहिए था या नहीं? मतलब यह प्रोविजन होना चाहिए हमारे यहां पर कि अगर समिति रिकमेंड करती है कि कोई भी न्यायाधीश या राष्ट्रपति कदाचार और संविधान के अतिक्रमण का दोषी है तो सदन में आना आपकी अनिवार्यता है, होना चाहिए या नहीं? लेकिन नहीं है, तो राजनीतिकरण होगा। और राजनीतिकरण के, और ये कोई गलत बात नहीं है कि आप अनिवार्यता करें, बहुत सारी जगहों पर जो दल हैं, जब दल व्हिप जारी करता है तो अनुमति आना अनिवार्य कर देता है या नहीं? तो इतनी बड़ी प्रक्रिया में अनिवार्य क्यों ना करे? करना चाहिए। तो एक बड़ी प्रॉब्लम, मतलब एक कमी तो यह है कि बहुत जटिल है। दूसरी कमी यह है कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप है प्रक्रिया में। तीसरी कमी यह है कि अगर उस व्यक्ति ने रिजाइन कर दिया है, आरोप पारित होने के पहले ही उसने रिजाइन कर दिया है, तो आपने दंड का क्या प्रावधान किया?
क्या उस व्यक्ति को स्वतंत्र होकर के देश से भाग जाना चाहिए, या देश में रह करके वो हजारों करोड़ की संपत्ति का जो उसने सृजन किया है भ्रष्टाचार से, उसका वो उपभोग करे? क्या ये उचित है? नहीं है। तो इसके बारे में आपने कौन सा प्रोविजन लागू किया? अब आप कहेंगे कि साहब वो सारे कानून जीवित हो जाते हैं जब वो व्यक्ति रिजाइन कर चुका होता है। तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि जब उसके ऊपर रिमूवल प्रोसेस पारित नहीं हो पाया तो वो कानून उसको क्या करेंगे? बहुत सारे कानूनों के तो बहुत सारे समस्याएं हैं, बहुत सारे भगोड़े हमारे होते हैं और वो भाग जाते हैं। तो एक बड़ी प्रॉब्लम यहां पर ये आती है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट, मैंने तीनों बातें बताई आपको। एक तो संविधान में ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है, कमिटमेंट नहीं है कि अनिवार्यता आपको सदन में आना चाहिए, जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ेगा। उसे हटाए जाने के बाद उसके ऊपर दंड का क्या प्रावधान है, वो हमारे पास प्रोविजन नहीं है। और प्रक्रिया में 2/3 बहुमत से आप पारित करना है और एक जटिल प्रक्रिया है। तो ये कमियां हैं, इन कमियों को दूर करना अनिवार्य है। जब तक आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तब तक न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बना रहेगा, और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है ये सब जानते हैं। हाँ, 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 वो तो रिव्यू पावर दे दिया ना, वो तो है ही। हाँ, 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 नहीं, ऐसा अधिकार देना ठीक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को किसी भी कानून को रद्द करने का अधिकार लोकतंत्र का उल्लंघन माना जाएगा। हाँ, हाँ, देखिए, संसद के द्वारा बनाया गया कानून अगर संसद कानून बना देती है तो वो सही है, क्योंकि वो संसद लोकतंत्र का निर्देश है, इसलिए आप उसे गलत नहीं कहेंगे। कहां पर? हाँ, हम्म, एनजेसी, एनजेसी, हाँ, 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 हम्म, हाँ, तो ये तो न्यायपालिका की कमी है ना। ये न्याय संसद को ये अधिकार है, हाँ, हाँ, बिल्कुल, संसद को ये अधिकार। अब देखो, आप एनजेसी की चर्चा करें हम, एनजे क्या कॉलिजियम व्यवस्था उचित है? कॉलिजियम के कारण से ही भ्रष्टाचार। आज हमारे देश में 25 से 30 परिवार हैं जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन पाते हैं। क्या वही विक्रमादित्य की औलादें हैं? आप ये बताइए, विक्रमादित्य को हमारे देश में बड़ा न्यायाधीश माना जाता है, तो क्या आप वो 25 परिवारों में ही डीएनए विक्रमादित्य का, बाकी सब ऐसे ही दबे कुचले मरगिल्ले हैं? नहीं है ना, इसका मतलब भ्रष्टाचार है। बहुत सारे योग्य न्यायाधीश वो लोअर कोर्ट से ऊपर नहीं पहुंच पाते। अब लोअर कोर्ट में तो इसलिए पहुंच पाते हैं क्योंकि वहां चयन प्रक्रिया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं पहुंच पाते। एक बार बहुत साल पहले मुझे एक हाई कोर्ट की न्यायाधीश मेरे मतलब ट्रेन में मैं सफर कर रहा था तो मिली, उनको आर्टिकल 21 का एनालिसिस नहीं पता था। हाई कोर्ट में जज थी वो। अब कैसे बनी होंगी वो आप सोच सकते हैं। अब भाई आप मेरे बेटे को बना दीजिए, जब मेरा अवसर आएगा तब मैं आपके बेटे और बहू और बेटी को बना दूंगा। ये चल रहा है भाई बती नेपोटिज्म। हाँ, हम्म, हम्म, हाँ, वंशानुगत हो गई है न्यायपालिका, एक वंशानुगत हो गई है हमारी। ये एक खामी है। एनजेएसी कॉलेजियम से लाख गुना अच्छा था। 6 लोग थे उसमें, उसमें कार्यपालिका थी, उसमें न्यायपालिका भी थी ना, लेकिन इससे इनके हित पोषित नहीं होते। इन्होंने कहा कि साहब सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उन्होंने डिनाई कर दिया। हाँ,
राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाए। कैसे राजनीतिक? संविधान, अब ये संविधान, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये संविधान का उल्लंघन है, जबकि वास्तव में तो संविधान का उल्लंघन आप कर रहे हैं। लोकतंत्र में संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को ज्यादा वरीयता होनी चाहिए, होनी चाहिए। आपको रिव्यू करने का पावर है, आप रिव्यू करिए। ना, एनजेसी रिलेटिवली, देखिए एनजेएसी भी शुद्ध तरीके से अच्छी थी, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत सिर्फ कार्यपालिका जब नियुक्ति करती थी, जब 1993 से पहले, 92 से पहले, वो भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उसमें न्यायपालिका बिल्कुल दब गई थी। और उस समय आप देखेंगे कि न्यायपालिका ने ऐसे ऐसे निर्णय दिए जो लग रहा था कि ये निर्णय कार्यपालिका दे रही है, वो भी अच्छा नहीं था। इसके बाद जब कॉलेजियम आया तो वो भी अच्छा नहीं था, कुछ कमियां उसमें भी थी, एनजेसी में भी कुछ कमियां थी। लेकिन आप कमियों को धीरे धीरे सुधारने की तरफ आगे बढ़ेंगे ना। पूर्णतः सत्य प्रणाली कोई भी नहीं होती है, लेकिन अपेक्षाकृत कौन सी है वो ध्यान रखना चाहिए ना हमें। अपेक्षाकृत तो कॉलेजियम से अच्छी व्यवस्था है ये, ठीक। तो अब प्रश्न हो जाएगा, यहां पर कोई भी सवाल बनेगा अगर तो आप हाँ बोलिए, लिख लीजिए। न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए तर्क संगत मूल्यांकन कीजिए और सुझाव प्रस्तुत कीजिए कि किस प्रकार इस प्रक्रिया को न्याय निर्णयन के अनुकूल बनाया जा सकता है। न्याय निर्णयन के अनुकूल बनाया जा सकता है, ठीक। तो ये आपका एक किया हुआ।